हेलो गाइस, कैसे हो अभी सब लोग? बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन की। मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं आपका मास्टर ईएम सबका बहुत ही एक प्यारा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। तो जो सन्नाटे नए हैं, सब्सक्राइब का बटन में से करंट निकलता है, जरा ध्यान रखें, ठीक है। चलिए तो लेट्स टॉक अबाउट कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। मान लो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक कोई सर्कुलर बॉडी है ना। इट कैन बी अ सिलेंडर और स्फीयर और डिस्क रिंग व्हाटएवर, ये है मेरे पास। मैं कह रहा हूं कि पहला इसका सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन है, ओनली ट्रांसलेशनल मोशन। तो इसके सारे पॉइंट राइट की तरफ कुछ v0 रफ्तार से मान लो जा रहे हैं। सही बात, जा रहे हैं भाई, मजा आ रहा है। सब के सब पॉइंट v0 रफ्तार से जा रहे हैं। मैं कोई 4 पॉइंट ले लेता हूं, ए बी सी और डी, इनके बारे में चर्चा करता हूं, ठीक है। तो भाई सब के सब राइट में जा रहे हैं। हमने पढ़ा था ना टाइप्स ऑफ मोशन स्टार्टिंग में इस चैप्टर के। हमने कहा था कि ट्रांसलेशनल मोशन वो होता है जहां पे सारे पॉइंट्स की रफ्तार सेम होती है, राइट। ओके, मान लो दूसरे केस में बॉडी सिमिलर है और वो सिर्फ रोटेशनल मोशन कर रही है, सिर्फ रोटेशनल मोशन इस पॉइंट के अराउंड ओमेगा से घूम रही है। तो बॉडी तो कहीं नहीं जा रही, लेकिन इसके सारे पॉइंट सेंटर के अराउंड घूम रही हैं। तो इस कंडीशन में ये जो तुम्हारे 4 पॉइंट हैं, इनकी क्या कुछ रफ्तार आएगी? हां बिल्कुल आएगी। किधर को आएगी? बी की आएगी नीचे को ओमेगा आर, ए की आएगी पीछे को ओमेगा आर, डी की आएगी ऊपर को ओमेगा आर, सी की आएगी राइट को ओमेगा आर। हां कि ना? बिल्कुल साहब, समझ में आता है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, ध्यान से देखें ना, इन दोनों को कर दो ऐड। इन दोनों को ऐड करने से क्या फिगर बना? ये तुम्हारी बॉडी, इसके 4 पॉइंट ए बी सी और डी, इनकी रफ्तार्स देखो। क्या देखो? रफ्तार्स कैसी कैसी आई? ए पॉइंट के पास राइट में v0 है और लेफ्ट में ओमेगा आर है, ओके। बी पॉइंट के पास राइट में v0 है और नीचे की तरफ ओमेगा आर है, सही लिख रहा हूं। सी पॉइंट के अराउंड राइट में v0 और राइट में ही ओमेगा आर। डी के पास राइट में v0 और ऊपर की तरफ ओमेगा आर। क्या ये बात समझ में आई? और सेंटर देख लो। हां सेंटर देखो, सेंटर का ओमेगा आर कितना? 0। लेकिन यहां पे सेंटर के पास v0 है, तो सेंटर के पास v0 रफ्तार होगी राइट की तरफ। समझ में आया? नाउ दिस इज कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन, कि भाई तुम्हारी बॉडी चल भी रही है और घूम भी रही है, उसी को बोलते हैं कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। समझ में आया? वेरी गुड। अगर मुझसे पूछा जाए कि ऐसी चलते वक्त और घूमते वक्त बॉडी की टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखी जाएगी, मैं कह दूंगा चलने वाली ½ mv0² और घूमने वाली ½ I ओमेगा स्क्वायर। किसी को कोई दुख तकलीफ? पक्का समझ में आया? देख लो। ऑलराइट, एक क्वेश्चन देता हूं, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा, कि मान लो अपने पास एक रिंग है, ठीक है। रिंग का मास है 2 kg और उसका रेडियस है 1 मीटर। बहुत बढ़िया। उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और वो घूम रही है ओमेगा = 3 रेडियन पर सेकेंड से। बताइए उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? फाइंड आउट इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, रिंग है तो काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी ½ × मास × v² प्लस ½ I। इसका I कितना होता है? m × r²। ये तो I हो गया। ओमेगा स्क्वायर कितना? 3²। कितना आंसर आएगा? 109 जूल्स। अरे 109 ही आ रहा है ना, 2 ने 2 को मारा, 2 ने 2 को मारा, 100 + 9 109 जूल्स।
समझ में आ? अरे कोई तोप बात थोड़ी ना यार, घुमाओ और चलाओ, दोनों को कंबाइन कर दो। समझ में आया? पक्का? देख लो, ठीक, वेरी नाइस। छापो इसको। मान लो कि अपने पास ऐसे कोई रिंग या डिस्क है, ठीक है, कुछ ऐसे v0 रफ्तार सेंटर की और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिया हुआ है अपने को कि सेंटर के अराउंड ये घूम भी रही है और आगे भी चल रही है। बहुत बढ़िया साहब, मजा आया। तो मैं पहले हर पॉइंट की रफ्तार लिख लेता हूं। इसकी भाई साहब v0 इधर और ओमेगा आर इधर। इस पॉइंट की v0 इधर और ओमेगा आर इधर। इसकी v0 इधर और ओमेगा आर इधर। इसकी v0 भी इधर और ओमेगा आर भी इधर। बात समझ में आई? पक्का, वेरी नाइस। अगर मैं कह दूं इफ it is having pure rolling motion, सबसे पहले तो ये समझते हैं प्योर रोलिंग मोशन क्या होता है, कि किसको कहते हैं प्योर रोलिंग मोशन। देखो, ये जो तुम्हारा पॉइंट है, ये ग्राउंड के टच में है, हाँ कि ना? जैसे गाड़ी का टायर चलता है, गाड़ी का टायर ऐसे मजे से आगे की तरफ चल रहा होता है, ये स्लिप करता है क्या? सोचो, गाड़ी जब चल रही है सड़क पे बड़े आराम से मजे से चल रही है, क्या वो स्लिप करते हुए चलता है? नहीं, वो तो बड़े आराम से घूमते हुए चल रहा होता है, हाँ कि ना? उसी को प्योर रोलिंग बोलते हैं। प्योर रोलिंग मीन्स नो स्लिपिंग, कोई स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। क्या ये समझ में आया? प्योर रोलिंग मीन्स नो स्लिपिंग। अच्छा, स्लिपिंग नहीं करनी भाई, स्लिपिंग नहीं करनी, बहुत बढ़िया। स्लिपिंग ना करने का मतलब मीन्स कॉन्टैक्ट पॉइंट्स शुड नॉट हैव एनी रिलेटिव मोशन। जो भी कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है उनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, तो स्लिपिंग नहीं होगी। क्या ये समझ में आया? वेरी गुड। कॉन्टैक्ट पॉइंट्स कौन कौन से हैं? एक तो टायर का ये बॉटम और ग्राउंड का ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स कॉन्टैक्ट में है। समझ में आई बात? ये दोनों पॉइंट्स कॉन्टैक्ट में है। अच्छा भाई साहब, ग्राउंड वाला पॉइंट तो रेस्ट पे है, क्योंकि वो तो धरती माता पे है, धरती माता तो रुकी हुई है अपने लिए, है ना? तो अगर ग्राउंड वाला पॉइंट रेस्ट पे है तो ऊपर वाला पॉइंट, टायर वाला पॉइंट भी तो रेस्ट पे होना चाहिए। अगर टायर वाला पॉइंट चल दिया तो रिलेटिव मोशन आ जाएगा, स्लिपिंग हो जाएगी। समझ में आई बात? प्योर रोलिंग मींस कोई स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब दो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स के बीच का रिलेटिव मोशन कितना होना चाहिए? 0। समझ में आई बात? मतलब तुम्हें ये बॉटम मोस्ट पॉइंट की रफ्तार 0 करनी है अभी इसी इंस्टेंट पर। अच्छा, इसकी वेलोसिटी राइट की तरफ अगर मैं देखूं तो v0 माइनस ओमेगा आर होगी कि नहीं होगी? देखो, ओमेगा आर लेफ्ट में है वेक्टर, मैंने राइट में लिख लिया तो माइनस ओमेगा आर लिख लिया। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी अभी v0 माइनस ओमेगा आर है। अगर तुम चाहते हो कोई स्लिपिंग ना हो, प्योर रोलिंग हो रही हो, इसका मतलब v0 माइनस ओमेगा आर 0 होना चाहिए। समझ में आई बात? इट मीन्स v0 इज इक्वल टू ओमेगा आर। दिस इज द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, या फिर 0 स्लिपिंग, नो स्लिपिंग या प्योर रोलिंग की यह कंडीशन है। क्या ये बात चमकी? पक्का? वेरी नाइस। यहां तक उतारो पहले, ठीक है? हेडिंग डाल लेना प्योर रोलिंग की हेडिंग डाल लेना। उतार दो, ये सब कुछ उतार दिया पक्का से? वेरी गुड। अब मेरे क्वेश्चन सुनना मजे से,
आराम से क्वेश्चन पूछता हूं मैं। अच्छा भाई साहब, तुम कह रहे हो कि ये ग्राउंड वाला पॉइंट ना, ये बॉटम वाला पॉइंट जो ग्राउंड को टच कर रहा है, ये रेस्ट पे है, पर मैंने कुछ देर बाद इस टायर को देखा, ये टायर तो यहां पहुंच चुका था। हाँ कि ना यार, ये टायर तो यहां पहुंच चुका था। अगर तुम्हारा पॉइंट रेस्ट पे है तो ये टायर यहां कैसे पहुंच गया? सोचो सोचो सोचो, अगर ये तुम्हारा बॉटम वाला पॉइंट रेस्ट पे है तो फिर ये तो यहीं रहना चाहिए, यहां कैसे पहुंच गया ये कुछ देर बाद? समझ में आई बात? क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर ये है कि तुम्हें चलने के लिए इनिशियल वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो अगर जीरो हो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि ये टॉप मोस्ट पॉइंट के इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। टॉप मोस्ट पॉइंट, अगर तुम कोई चीज ऊपर फेंको, टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या रफ्तार है? जीरो। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो नीचे नहीं आता। इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो है, बट कुछ एक्सेलरेशन हो सकता है। नहीं आया? अरे इट मे हैव सम एक्सेलरेशन। समझ में आई बात? वो एक्सेलरेशन की वजह से ही ये आगे जाएगा, मतलब ये पॉइंट आगे जाएगा। कैसे जाएगा? ध्यान देना, मैं कुछ इंस्टेंट बाद ये पॉइंट्स बनाता हूं। मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि तुम्हारा ए पॉइंट मान लो इधर आ गया, बी पॉइंट तुम्हारा इधर आ गया, सी इधर आ गया और डी इधर आ गया। जो तुम्हारा ग्राउंड के टच में पॉइंट है वो हमेशा चेंज हो रहा है। पहले वो पॉइंट ए था, कुछ टाइम बाद बी ग्राउंड को टच करेगा, फिर सी टच करेगा। ऐसे हर इंस्टेंट पर द पॉइंट विच इज टचिंग द ग्राउंड वो चेंज हो रहा है। मतलब ए अभी के लिए रेस्ट में है, अगले ही पल कोई और पॉइंट ग्राउंड पे आके रेस्ट पे हो जाएगा और ए मूव कर रहा होगा। अरे समझ में आया? गाड़ी के टायर में यही तो होता है। समझ में आई बात? जो ग्राउंड के टच में है वो रेस्ट पे होगा, लेकिन ग्राउंड पे टच होने वाला पॉइंट ही चेंज हो रहा है। थोड़ी थोड़ी फील आई प्योर रोलिंग की, थोड़ी थोड़ी। अच्छा, इसको थोड़ा सा और इलेबरेटिव वे में तुम्हें मैं दिखाता हूं कि एक और गाड़ी का मोशन होता है जिसमें तुम्हें प्योर रोलिंग की हो सकता है थोड़ी सी अच्छे से, मतलब मजा आए। पहले इसको छाप लो। छाप लिया? वेरी गुड। तुमने टैंक देखा? टैंक देखो, टैंक का मोशन दिखाता हूं तुम्हें। टैंक में ना ऐसे चेन सी चढ़ी होती है, ठीक है? ऐसे टायर वायर लगे होते हैं, बीच में बहुत सारे होते हैं, और यहाँ पे ऐसे अपना मेन चैम्बर होता है, ये अपनी गोले दागने वाली पाइप, ठीक है? इसमें ना ऐसे दांते से लगे होते हैं। नाम देते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 7th। जैसे ये आगे चलेगा तो ये कुछ मान लो कि ऐसे पहुंच गया आगे, ठीक है? ऐसे आगे पहुंच गया। ध्यान देना, अभी ये जो तुम्हारा 4th वाला दंता है ना, ये यहीं पर रहेगा, 5th वाला यहीं पर, 6th वाला यहीं पर ही रहेगा। ये नहीं मूव करने वाले भाई साहब। ये आगे कैसे चलता है कि इसके पिछले वाले दांते ऐसे आगे चलते रहते हैं। ये टायर आता है और उन दांतों को उठाता रहता है। ये जो तुम्हारा 3 वाला था वो यहां पे है, 2 वाला तुम्हारा कहीं यहां पे पहुंच गया होगा, 1 वाला तुम्हारा कहीं यहां पे पहुंच गया होगा। ये वाले इनको उठा लिया, ये आगे रोल होते, यहां से पॉइंट्स नीचे आ रहे हैं, टच कर रहे हैं। जैसे ये 7th वाला पॉइंट है, यहां पे आके टच हो गया। समझ में आई बात? ये आगे से आके ग्राउंड पे टच हो रहे हैं और पिछले वाले उठते जा रहे हैं। लेकिन जो एक बार ग्राउंड के टच में हो गया वो रेस्ट पे रहेगा जब तक तुम उसको उठा नहीं लेते। ये देखो 4 5 6 को किसी ने नहीं उठाया अभी तक, तो ये रेस्ट पे ही है, ये नहीं मूव करने वाले। यही है प्योर रोलिंग। टैंक के केस में बहुत सारे पॉइंट्स ग्राउंड के टच में होते हैं, कार के टायर के केस में सिर्फ नीचे वाला पॉइंट टच में होता है ग्राउंड के। अरे समझ में आई बात? यही है प्योर रोलिंग। कोई दिक्कत परेशानी? पक्का? सोच लो। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शानदार। प्योर रोलिंग के केस में ना हम लोग काइनेटिक एनर्जी लिखने की कोशिश करते हैं। काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिखेंगे 12 mv² प्लस 12 I ω²। सही बात।
हाफ एम वी स्क्वायर तो ऐसे ही रहने दो, लेकिन जो तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको मैं एम के स्क्वायर लिख देता हूं, वेयर के इज व्हाट, के इज व्हाट, इट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। बड़ा है ना हमने, रेडियस ऑफ गायरेशन, तो के को मैंने रेडियस ऑफ गायरेशन बोला। अच्छा ओमेगा क्या लिखेंगे भाई साहब, हमने कहा है प्योर रोलिंग के केस में v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो ओमेगा को मैं v बाय आर लिख दूंगा, तो ओमेगा स्क्वायर बन गया v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ये बना हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई? टोटल काइनेटिक एनर्जी मैंने लिख दी। इज इट क्लियर? पक्का? सोच लो। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। प्योर रोलिंग की बातचीत है ना। क्वेश्चन दो, क्वेश्चन लिखो। फाइंड काइनेटिक एनर्जी टोटल ऑफ अ रिंग ऑफ mass m, radius r, moving with velocity v naught on pure rolling motion। प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है भाई साहब, इसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ जल्दी जल्दी साहब, जल्दी जल्दी, सुपर फास्ट बताओ भाई क्या काइनेटिक एनर्जी आएगी रिंग की। रिंग की बातचीत हो रही है, रिंग काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई को मैं एम आर स्क्वायर लिख दूंगा क्योंकि ये रिंग है, हाँ कि ना, और ओमेगा स्क्वायर को मैं लिख दूंगा वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मारा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, क्या बना एम वी स्क्वायर। सो दिस इज अ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिंग विच इज इन प्योर रोलिंग मोशन। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, प्योर रोलिंग, velocity v naught, find the percentage of total kinetic energy comprised of translational kinetic energy। पूछ रहा है टोटल काइनेटिक एनर्जी का कितना हिस्सा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का है, क्योंकि बाकी वाला हिस्सा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का होगा। समझ में आई? इसको छापो और सॉल्व करने की कोशिश करो, मैं बाकी मिटाता हूं। हुआ सॉल्व? देखते हैं। सॉलिड स्फीयर की बातचीत कर रहे हैं, तो पहले तो टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर। ये तो आई हो गया, ओमेगा स्क्वायर लिखना है, ओमेगा स्क्वायर क्या होगा वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मारा, 2 ने 2 को मारा, ये बन जाएगा 7/10 एम वी स्क्वायर। क्यों सन्नाटो? क्या ये टोटल काइनेटिक एनर्जी आई? हाँ कि ना? अरे बोल यार, टोटल आई। अपने को क्या पूछा? अपने को पूछा कि भाई इसका कितना परसेंटेज ट्रांसलेशनल के पास है। अच्छा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है वेरी सिंपल, हाफ एम वी स्क्वायर। परसेंटेज निकालना है, वेरी सिंपल, हाफ एम वी स्क्वायर को ऊपर रखो, टोटल को नीचे रखो, इंटू 100 कर दो, ये कट गए। अरे हाँ कि ना यार? अरे क्या बना ये 1/2 इंटू 10/7 इंटू 100, 500/7, सॉरी हाँ 500/7 क्या बना भगवान जाने। 7 7 49 सही बोल रहा हूं, 10 1 पॉइंट अप्रॉक्स 4%। ये जो हिस्सा है 71.4% अप्रॉक्स, ये ट्रांसलेशन का है। बाकी 28.6% वो रोटेशन का होगा। क्या ये बात चमकी अपने को? पक्का? सोच लो। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन देता हूं, ध्यान देना। मान लो कि अपनी एक बॉडी प्योर रोलिंग में जा रही है, ठीक है, प्योर रोलिंग में जा रही है। मैंने कहा है कि V नॉट इज इक्वल टू ओमेगा आर है, यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, इसका मास है m। मेरा क्वेश्चन है फाइंड फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी।
बॉडी पे कितना फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है ये फाइंड आउट करना है। करो, कितना फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। सोचो सोचो, मजा आएगा। फ्रिक्शन क्यों एक्ट करता है, कैसे एक्ट करता है, किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, वो सब जानना है तुम्हें। सोचो, आया आंसर? मैं निकालता हूं। फ्रिक्शन क्यों एक्ट करने की कोशिश करता है? फ्रिक्शन इसलिए एक्ट करने की कोशिश करता है कि जब दो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स के बीच में या दो कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन आने लगे तब फ्रिक्शन अपना योगदान प्रदान करता है। हाँ कि ना? फ्रिक्शन तब आएगा जब रिलेटिव मोशन आने लगे, तब फ्रिक्शन आ जाएगा। भाई साहब मैं नहीं जाने दूंगा, हाँ कि ना? तब फ्रिक्शन कोशिश करेगा उनको रोकने की। ठीक है, क्या अभी ग्राउंड और ये पॉइंट के बीच में रिलेटिव मोशन आने की संभावना है? नहीं है, क्योंकि हमने इस बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी को जीरो कर दिया, बिकॉज वो तो लगभग रेस्ट पे ही है। V0 माइनस ओमेगा आर उसकी रफ्तार होती है, V0 और ओमेगा आर तो बराबर है, तो उसकी रफ्तार क्या आई? जीरो। अरे चमका के नहीं, यही तो कहते हैं यार, प्योर रोलिंग के केस में जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं वो आपस में रिलेटिव मोशन नहीं होता, तो फिर फ्रिक्शन क्यों लगे? अरे जब फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो फ्रिक्शन क्यों लगे? आंसर आएगा फ्रिक्शन एक्टिंग इज इक्वल टू जीरो। रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। समझ में आया? तो जब भी कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, जब भी कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्योर रोलिंग के साथ, तो फ्रिक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। चाहे वो सरफेस बर्फ वाला हो, चाहे वो सरफेस बर्फ वाला हो, अगर एक बॉडी कांस्टेंट रफ्तार से जा रही है और प्योर रोलिंग कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं, हो वैसे की वैसी चलती जाएगी। समझ में आई बातें? पक्का? सोच लो। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, मजा आया, शानदार, ब्रिलियंट, ऑसम। आगे बढ़ूं मैं? ठीक है, कुछ इनक्लाइन की चर्चा करना चाहता हूं मैं। बॉडी को इनक्लाइन पे ले चलते हैं, तब क्या इफेक्ट आएगा उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। मिटा दूं इसको? ठीक है, ध्यान देना। मान लो कि ये तुम्हारा इनक्लाइन है, ठीक है, हेडिंग ला लेना रोलिंग, प्योर रोलिंग ऑन इनक्लाइन। इनक्लाइन पे रोलिंग करवाएंगे, है ना? लेकिन उससे पहले मैंने यहां पे मान लो एक कोई रिंग या डिस्क या स्फीयर रख दिया टॉप मोस्ट पॉइंट पे, मास m, रेडियस r का। मैंने कह दिया कि इनक्लाइन पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, म्यू जीरो है, म्यू इज जीरो। समझ में आ? म्यू है जीरो। तो मेरा क्वेश्चन है, जब ये बॉडी ग्राउंड पर आ चुकी होगी, इससे फिसलते फिसलते जब ही आ चुकी होगी, what type of motion it would have? कौन सा मोशन होगा इसके पास? तुम्हारे पास ऑप्शन है ट्रांसलेशनल, सेकेंड ऑप्शन इज रोटेशनल, थर्ड ऑप्शन इज बोथ, एंड डी ऑप्शन इज क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी हो भाई साहब, अपनी जिंदगी मस्त चल रही थी और मस्त चलती रहेगी, इसका मोशन कैसा भी हो, क्या ही फर्क पड़ता है? सोचो भाई, जब ये बॉडी नीचे आ चुकी तो कौन से टाइप का मोशन होगा? क्या तुम्हारा आंसर सी आया? क्या तुम्हारा आंसर सी आया? गलत है, सी सिर्फ ट्रांसलेशन होगा। क्यों? अभी देखते हैं। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में एक फोर्स लग रहा है mg और एक कांटेक्ट पॉइंट पे फोर्स लगेगा नॉर्मल, जो कि सेंटर से पास करता हुआ जाएगा, राइट? ये पॉइंट है सेंटर O। मुझे ये बताओ कि इनिशियली क्या तुम्हारी बॉडी रेस्ट से छोड़ी गई थी? यस सर। तो इनिशियली तुम्हारी बॉडी का ओमेगा था जीरो, इनिशियल ओमेगा इज जीरो। अगर तुम्हें ओमेगा फाइनल चाहिए
तो क्या तुम्हारे पास अल्फा होना चाहिए? अगर अल्फा चाहते हो तो क्या उसके लिए टॉर्क भी होना चाहिए? हाँ कि ना यार? टॉर्क से ही तो अल्फा आएगा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। अगर अल्फा होगा तभी तो ओमेगा फाइनल की कुछ वैल्यू आएगी। अरे यार रो दो, सर बहुत टफ लग रहा है, कान के नीचे मारूं दो। सब कुछ लॉजिक के साथ है भाई साहब, इक्वेशंस ऑफ मोशन। अगर अल्फा होगा तो ओमेगा आएगा फाइनली। अल्फा तब होगा जब टॉर्क होगा। मैं देख लेता हूं ओ पॉइंट के अराउंड टॉर्क है या नहीं। क्या कोई और फोर्स लगेगी इस पे? फ्रिक्शन तो नहीं है, कुछ नहीं लगने वाला। टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। एमजी का टॉर्क कितना है? एमजी भाई साहब सेंटर से ही पास कर रहा है, तो एमजी की दूरी सेंटर से कितनी? 0। वो तो उसी से पास कर रहा है, तो टॉर्क आएगा एमजी का 0 आर क्रॉस एफ। अच्छा, नॉर्मल का दूरी ओ से कितना है? 0, तो नॉर्मल का टॉर्क भी आया 0, और कोई फोर्स है नहीं। नेट टॉर्क अबाउट ओ इज 0। तो अगर टॉर्क नहीं है तो अल्फा नहीं है, तो ओमेगा कहां से आ जाएगा? इसलिए आएगा आंसर ओनली ट्रांसलेशनल मोशन। क्या ये बात समझ में आई? अरे बोल यार, पक्का? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। अगर ये बात समझ में आई तो तुम ये तो क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से इसका आंसर दे दोगे कि मान लो अपने पास इंक्लाइन है और इंक्लाइन पे फ्रिक्शन भी है, हमने एक बॉडी को ऊपर से छोड़ा, तो बताओ किस टाइप का मोशन होगा जब ये बॉडी नीचे आ रही होगी? तो ऑप्शन ए ओनली ट्रांसलेशनल, ऑप्शन बी ओनली रोटेशनल, ऑप्शन सी बोथ। कि भाई साहब तो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है तो दोनों आएगा, लेकिन प्रूव करना पड़ेगा कि फ्रिक्शन से दोनों कैसे आए। चलो ठीक है, नीचे आ रही है वेलोसिटी तो आएगी इसके पास। ओमेगा कैसे आया? ओमेगा के लिए अल्फा होना चाहिए, अल्फा के लिए टॉर्क होना चाहिए, टॉर्क फाइंड आउट करो। कैसे लगेगा फ्रिक्शन? फ्रिक्शन या तो ऊपर लग रहा होगा या नीचे लग रहा होगा। फ्रिक्शन कहीं ना कहीं लग रहा होगा। क्या इस फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा ओ के अराउंड? यस, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ विल बी इक्वल टू एफ इंटू आर। देखो देखो देखो, इस फ्रिक्शन के लाइन की दूरी ओ पॉइंट से आर है, तो टॉर्क आएगा एफ इंटू आर। अभी अल्फा आएगा, अभी ओमेगा आएगा, तो यहां पे इसके पास ओमेगा भी होगा, वेलोसिटी भी होगी, दोनों टाइप के मोशंस होंगे। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? वेरी गुड। नाउ मेरा क्वेश्चन इसी में आ गया है, मैं पहले इसको मिटा लेता हूं। मेरा क्वेश्चन है कि इस बॉडी पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? वो तो चलो मैंने बना ली थी ऊपर की ओर, ऐसी बना ली थी, मन किया बना ली, क्या पता नीचे की ओर लग रहा हो। फ्रिक्शन की डायरेक्शन बताओ। तुम बड़े आराम से कहोगे सर बॉडी नीचे आ रही है, इसमें फ्रिक्शन ऊपर ही तो लगना चाहिए। फ्रिक्शन चाहता है कि रिलेटिव मोशन ना हो, इसलिए फ्रिक्शन कोशिश करेगा पीछे लग के। हाँ कि ना? हाँ ठीक है, सही बात है, मान ली तुम्हारी बात। एक और रीजन देता हूं। जब ये नीचे आ रही होगी, क्या ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होगी? अरे हाँ कि ना यार, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होगी, एंटी क्लॉकवाइज। इज दैट राइट? पक्का? वेरी गुड। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज घूमने के लिए ओमेगा इनिशियल तुम्हारा 0 है, तो क्या तुम्हें अल्फा भी एंटी क्लॉकवाइज चाहिए? अगर अल्फा एंटी क्लॉकवाइज होगा तभी तो ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज आएगा। हाँ कि ना? अल्फा एंटी क्लॉकवाइज कब आएगा? जब तुम्हारा फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगेगा, आर क्रॉस एफ, बाहर की तरफ तुम्हारा अल्फा आएगा, टॉर्क आएगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमने की कैपेबिलिटी रखेगा ये, इसलिए फ्रिक्शन ऊपर लगना चाहिए। समझ में आई बात? पक्का? वेरी गुड, शानदार, मजा आया। मजा आया ना? एक क्वेश्चन और पूछता हूं, उसमें और मजा आएगा। देखना ध्यान से, देखना है ना, ध्यान देना। इधर मिटा दो इसको, मिटा ही देते हैं सर, और क्या चार डालना इसका। सुनो इधर, मान लो कि अपने पास इंक्लाइन है, मस्त बढ़िया मजेदार इंक्लाइन। मैंने एक बॉडी को कुछ वेलोसिटी और कुछ ओमेगा देके छोड़ दिया, और इनिशियली मैंने कहा कि V0 इज इक्वल टू ओमेगा आर। ये गिवन है, मैंने दे दिया कि V0 इज इक्वल टू ओमेगा आर। प्योर रोलिंग करते हुए बॉडी जा रही है, तो क्या ये बॉडी कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगी? रुक जाएगी अगर फ्रिक्शन होगा तो। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये घूमती रहेगी, क्योंकि
ओमेगा को कम या ज्यादा करने के लिए चाहिए अल्फा, अल्फा के लिए चाहिए टॉर्क, टॉर्क के लिए चाहिए फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ओमेगा चेंज कभी नहीं होगा, ये बॉडी घूमती रहेगी। हां चलना बंद कर देगी, यहां से आएगी वापस आ जाएगी, घूमती रहेगी। लेकिन मान लो कि मैं कह रहा हूं टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके ये रुक गई, घूमना भी बंद और चलना भी बंद, इसका मतलब फ्रिक्शन है। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग, या तो ऊपर की ओर होगा या नीचे की ओर होगा। आंसर बताइए। दो कारण दे सकता हूं मैं इसके, दो रीजन देता हूं, ध्यान देना। ये तुम्हारा पॉइंट है जो टच में है, इसकी वेलोसिटी ऊपर को तो है v और इधर को है ओमेगा नॉट r। सही बात। हम फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, स्टेप्स लिखवाए थे फ्रिक्शन वाले टॉपिक में। मैंने कहा था कि पहली बात, मान लो फ्रिक्शन नहीं है। दूसरा पॉइंट, ये देखो कि कांटेक्ट पॉइंट्स का रिलेटिव मोशन कैसा है। कैसे कि एक पॉइंट पे बैठ जाओ, ए पे बैठ जाओ और बी का मोशन देखो, तो जिधर को बी जा रहा होगा उसके अपोजिट फ्रिक्शन लगा दो। हाँ कि ना, यही था। अच्छा, तो पहले मान लिया कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है भाई, मान लिया, तो ओमेगा नॉट तुम्हारा चेंज नहीं होगा। सही बात। पहला स्टेप, मान लो फ्रिक्शन नहीं है, मान लिया ओमेगा नॉट चेंज नहीं होगा, क्योंकि ओमेगा नॉट को चेंज करने के लिए अल्फा चाहिए, अल्फा के लिए टॉर्क चाहिए, टॉर्क के लिए फ्रिक्शन चाहिए। फ्रिक्शन मैंने मान लिया जीरो है तो टॉर्क जीरो, टॉर्क जीरो तो अल्फा जीरो, अल्फा जीरो तो ओमेगा नॉट को चेंज नहीं कर सकते। जैसे जैसे ऊपर जाओगे क्या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी? हाँ। तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी घटनी चाहिए? हाँ। तो तुम्हारी वेलोसिटी घटेगी। ऊपर जाने वाली रफ्तार घट रही है, नीचे वाली रफ्तार नहीं चेंज हो रही, तो क्या नेट रफ्तार नीचे को नहीं आ जाएगी? अरे अगर v छोटा होता रहा, क्या ओमेगा नॉट r रिलेटिवली बड़ा नहीं होगा? तो इस पॉइंट की वेलोसिटी किधर को होगी? नीचे को। इस पॉइंट की टेंडेंसी किधर को होगी जाने की? नीचे को। अगर नीचे को जा रहा है b पॉइंट, है ना, लिख देता हूं, ओमेगा नॉट r इज ग्रेटर देन v किसी इंस्टेंट पर। सो B has tendency to go down। B की जो टेंडेंसी है वो नीचे जाने की है। सही बात। तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर। क्या ये बात समझ में आई? फ्रिक्शन लगेगा ऊपर। इज इट करेक्ट? पक्का? वेरी गुड। एक और बात ध्यान देना, एक और रीजन देता हूं, ये वन ऑफ द रीजन है फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा। एक और रीजन देता हूं, वो बहुत सिंपल है। क्या तुम्हारा ओमेगा क्लॉकवाइज था? क्या तुम्हें ओमेगा फाइनली जीरो करना है? क्या उसके लिए अल्फा उल्टा लगाना पड़ेगा? क्या उसके लिए टॉर्क भी एंटी क्लॉकवाइज लगाना पड़ेगा? टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज तब लगेगा जब तुम फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगाओगे, तभी तुम्हारा टॉर्क बाहर की ओर यानी कि एंटी क्लॉकवाइज आएगा। यही तो वो फ्रिक्शन होगा ना जिसका टॉर्क इसके ओमेगा को जीरो करने की कोशिश करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्लॉकवाइज मोशन को रोकेगा, इसलिए फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है। समझ में आई? तो अगर एक बॉडी प्योर रोल करते हुए ऊपर जा रही है, फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर। अक्सर बच्चों को लगता है कि नीचे लगेगा, तो जब तुम्हारी बॉडी रोल करती हुई नीचे आ रही है तब भी फ्रिक्शन ऊपर लगता है, जब तुम्हारी बॉडी रोल करते हुए ऊपर जा रही है तब भी फ्रिक्शन ऊपर लगता है। अगला क्वेश्चन, अगर फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है तो ये बॉडी की रफ्तार बढ़ते ही क्यों नहीं जाती? बढ़ते जाए फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है। भाई साहब, एक mg sin थीटा इधर भी लग रहा होगा, वो mg sin थीटा बड़ा होगा फ्रिक्शन से, तो उसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर होगा, इसलिए वो धीरे हो रही है। अरे क्या ये ज्ञान प्राप्ति हुई तुम्हें? अच्छी अच्छी बातें समझ में आया ना? पक्का? ठीक है, तो अब इंक्लाइन की थोड़ी और बातें करता हूं, मिटा दूं इसको। मान लो कि अपने पास एक बॉडी है जिसको मैंने रेस्ट से छोड़ा, ठीक है, और यहां पे है कोएफिशिएंट म्यू, ये नीचे आएगा।
मान लो कि प्योर रोल करते हुए नीचे आ रहा है, मान लिया कि प्योर रोल करते हुए नीचे आ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सफिशिएंट है कि प्योर रोलिंग हो रही है, प्योर रोलिंग नीचे आ रहा है ये घूमता हुआ, ठीक है भाई नीचे आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो ये नीचे आने का एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, ये कितने टाइम में नीचे आएगा और नीचे आते वक्त इसकी रफ्तार क्या होगी, ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका एक्सेलरेशन निकालना है, कैसे निकाले, फ्री बॉडी डायग्राम से, बहुत बढ़िया। चलो अभी फ्री बॉडी डायग्राम में mg है ना, नॉर्मल फ्रिक्शन डाउन द इंक्लाइन mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma। फ्रिक्शन कितना लगेगा, सन्नाटे बहुत प्यार से बोले म्यू इंटू एन, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहां पे लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन, बिकॉज देर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉन्टेक्ट पॉइंट्स, प्योर रोलिंग हो रही है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक। और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन से छोटी और जीरो से बड़ी होती है, तो जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम लगे, उससे कम भी तो लग सकता है। यहां पे कितना लग रहा है मुझे नहीं पता, तो ये लिखना गलत है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, जरूरी नहीं है कि इतना एक्ट हो। क्या ये बात समझ में आई? तो फ्रिक्शन को एक्टिंग हम लोग एफ ही मान लेते हैं। तो अपने पास वेरिएबल रहा एक एफ और एक ए, दो वेरिएबल्स एक इक्वेशन, ये तो बहुत नाइंसाफी है। और चाहिए इक्वेशन, टॉर्क की लिख लो, ओ पॉइंट के अराउंड, सेंटर के अराउंड टॉर्क लिख लो, टॉर्क इज एफ इंटू आर, इसको मैं आई इंटू अल्फा लिख सकता हूं, हां कि ना। प्योर रोलिंग हो रही है, प्योर रोलिंग में जैसे v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, उसी तरफ से a इज इक्वल टू आर अल्फा होता है प्योर रोलिंग के केस में। समझ में आया है ना? अरे हाँ कि ना यार, ओके। तो हमने i को लिखा m k स्क्वायर, अल्फा को लिखा a बाय r। ध्यान से देखना, फ्रिक्शन बन गया m k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इंटू a, दिस इज योर फ्रिक्शन। इसको पहली क्वेश्चन में पुट करो, यू विल गेट mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन दैट इज m k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इंटू a इज इक्वल टू ma। m उड़ गए, इसको उधर ले जाओ, a की वैल्यू आ जाएगी g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। क्या ये कहानी अपने को समझ में आई? सो दिस इज योर एक्सेलरेशन। ये जो k होता है वो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, जो कि डिफरेंट बॉडीज के लिए डिफरेंट होता है। रिंग का कुछ और, डिस्क का कुछ और, स्फीयर का कुछ और, सॉलिड स्फीयर का कुछ और, तो उसके हिसाब से तुम्हारी बॉडीज का एक्सेलरेशन भी डिफरेंट आएगा। इज इट करेक्ट? पक्का? ओके। अब निकालते हैं कि नीचे आने का टाइम कितना होगा, टाइम टू कम डाउन। मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? g कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट, k कांस्टेंट, यस एक्सेलरेशन कांस्टेंट। सो आई कैन राइट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u 0 है तो मैंने लिख लिया t इज इक्वल टू अंडर रूट 2l बाई a की वैल्यू पुट कर लो, तो t बन गया अंडर रूट 2l 1 प्लस k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय g साइन थीटा का रूट। ये तुम्हारा टोटल टाइम पीरियड। वैसे भी जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उसका टाइम कम लगेगा, वो तेजी से नीचे आएगा, कम टाइम में पहुंच जाएगा। क्या ये बात सही है? सोच लो। वेरी नाइस। अभी निकाल लेते हैं कि नीचे आने की वेलोसिटी क्या आएगी। मैं मिटा दूं इसको, नीचे आने की वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सो v इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू पुट कर दो भाई, gl साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर का रूट। कहानी खत्म। वेलोसिटी आ गई, टाइम पीरियड आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ कि ना यार? एक ना 2009 में क्वेश्चन आया, मिटा दूं इसको। 2009 में क्वेश्चन पूछा गया जेईई एडवांस में। क्या पूछा? वो कहते कि अपने पास रिंग है, डिस्क है, सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, कौन नीचे पहले पहुंचेगा? विच विल
विच विल कम फर्स्ट फ्रॉम सेम हाइट। सेम हाइट से कौन पहले नीचे पहुंचेगा, ये फाइंड आउट करना है। पहले वो पहुंचेगा नीचे जिसका टाइम सबसे कम होगा। टाइम उसका सबसे कम होगा जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा। अरे हाँ कि ना, कौन पहले पहुंचता है भाई? जिसका टाइम सबसे कम होगा। टाइम सबसे कम किसका होगा? जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा। एक्सेलरेशन उसका सबसे ज्यादा होगा जिसका के सबसे कम होगा। क्या ये चमका? जिसका के सबसे कम वो सबसे पहले आएगा। अब के देख लेते हैं। रिंग का कितना होता है? के रिंग का होता है आर स्क्वायर, डिस्क का होता है आर स्क्वायर बाई 2, सॉलिड स्फीयर 2/5 आर स्क्वायर, हॉलो स्फीयर 2/3 आर स्क्वायर, है ना। ये हो गया 0.5, ये 0.4, ये 0.67। किसका आर सबसे कम है यार? किसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे कम है? इसका, सॉलिड स्फीयर का। तो सॉलिड स्फीयर सबसे पहले पहुंचेगा। लास्ट में कौन आएगा? जिसका के सबसे ज्यादा। वो कौन है? रिंग। जो रिंग है वो लास्ट में आएगी। अरे क्या ये बातें चमकी? पक्का सोच लो, देख लो, विचार लो। सो दिस इज प्योर रोलिंग। इंक्लाइन पे भी हो गया, हॉरिजॉन्टल पे भी हो गया। हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने के लिए प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इंक्लाइन पे फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। समझ में आया? क्योंकि इंक्लाइन पे तुम्हारी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी ना, चेंज हो रही होगी हमेशा। ठीक, उसके लिए तुम्हें अल्फा चाहिए, अल्फा के लिए फ्रिक्शन चाहिए। क्या ये बातें समझ में आई सबको? पक्का? वेरी नाइस। तो यहां पे हम लोगों ने रोटेशन को कर दिया है डन। अब नेक्स्ट चैप्टर अपना ग्रेविटेशन होगा। नीचे असाइनमेंट दे रहा हूं और असाइनमेंट इस टॉपिक का कर लेना, जिंदगी मजेदार चलेगी। ऑलराइट, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में अगली क्लास में। टिल देन नए सन्नाटे, सबसे जगह बटन दबाओ और घंटी बजाओ, ठीक है ना। चलिए फिर, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास। टाटा।